हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सोनी आईपी और आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आईपी क्लासेस। तो इस यूट्यूब चैनल पे हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स फॉर डिफेंस एग्जाम। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी एनडीए के एग्जाम की 2021, एयरफोर्स के एग्जाम की, नेवी के एग्जाम की, सीडीएस के एग्जाम की, तो ये वीडियोस उनके बहुत काम आने वाली है। इन वीडियोस के अंदर हम फिजिक्स के पोर्शन को कंप्लीट पढ़ेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आए तो उस पर फोर्स लगेगा, किस तरह से लगेगा, कुछ फॉर्मूलाज होंगी, कुछ यूनिट्स होंगी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वो भी आज की वीडियो में स्टार्ट होगा। जिन्होंने पीछे वाले वीडियोस को मिस कर दिया, चिंता मत कीजिए, ऊपर आपको आई बटन में उनका भी लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक करके वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड अब समझे। इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, फील्ड का मतलब एरिया, यानी किसी चार्ज के अराउंड का एरिया। अब इस एरिया की खास बात क्या है? अगर मैं आपको बोलूं आपके पास कोई चार्ज है, लेट अस सपोज वो प्लस का है, तो उसके अराउंड एक इमेजिनरी एरिया होगा। उस एरिया की खास बात क्या है कि अगर उस एरिया में कोई दूसरा चार्ज एंटर कर जाए, उस एरिया में अगर कोई दूसरा चार्ज एंटर कर जाए तो दूसरे वाले चार्ज के ऊपर लगेगा फोर्स। क्या लगेगा बेटा? फोर्स लगेगा। वो फोर्स अंदर वाला भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, वो फोर्स बाहर वाला भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। और फोर्स तभी लगेगा ये जब पहले वाले के फील्ड में एंटर करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड वो एरिया होता है, वो स्पेस होता है जिसके अंदर किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगे, जिसपे किसी दूसरे चार्ज में क्या लगता है? फोर्स लगता है। अब ध्यान दीजिए, ये जो चार्ज जिसका ये फील्ड मैंने बनाया, इसको सोर्स चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसको सोर्स चार्ज बोलते हैं। और जिस चार्ज पे जनरली फोर्स लगता है, जिसको हम लेके आते हैं इसके फील्ड के अंदर, इसको हम टेस्ट चार्ज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? टेस्ट चार्ज। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि टेस्ट चार्ज बहुत ही छोटा है, टेस्ट चार्ज बहुत ही छोटा है, कि इसका अपना फील्ड नहीं है। वैसे ऐसे होता तो नहीं कभी, हर एक चार्ज का अपना एक फील्ड होता है, फिर भी हमने क्या अज्यूम किया? टेस्ट चार्ज बहुत ही छोटा है, उसका अपना खुद का फील्ड नहीं है। और सोर्स चार्ज हमने थोड़ा बड़ा बनाया क्योंकि इसका फील्ड है, उसी को चेक करना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए हम दो तरह की क्वांटिटीज का यूज करते हैं, हम दो टॉपिक्स पढ़ते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को समझाने में मदद करता है। एक तो आप नाम देख सकते हैं, लिख रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और दूसरा होता है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी चार्ज के आसपास जो एरिया मैंने अभी बताया, जिसको मैं फील्ड बोल रहा हूँ, उस फील्ड को समझना है आपको दो फैक्टर्स का पता होना चाहिए, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पहले तो हमने पढ़ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, इसको जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किससे? ई से, कैपिटल ई से। कई बार इसको शॉर्ट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोल देते हैं। अब ये है क्या, इसको समझे। अब ये जो मैंने सोर्स चार्ज बनाया, देखिए प्लस क्यू, इसके पास मैंने कोई एक ऐसे पॉइंट बना दिया और इस पॉइंट का नाम रख दिया ए। एक पॉइंट मैंने यहाँ बनाया और उस पॉइंट का नाम दिया बी। अब मैं आपको बोलता हूं कि आप एक छोटा सा चार्ज है वो इस ए पॉइंट पे रखते हो यहाँ पर, और एक और चार्ज है उसको बी पॉइंट पे रखते हो, तो क्या होगा? इस ए पे रखे हुए चार्ज पे भी फोर्स लगेगा, इस बी पे रखे हुए चार्ज पे भी फोर्स लगेगा। क्या दोनों फोर्स की वैल्यूज बताओ बराबर होंगी? मतलब नहीं, ये बी वाला नजदीक है, इस पे ज्यादा फोर्स लगेगा। अभी तो हमने कल जो कूलम्ब्स लॉ देखा था, डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा लगेगा, और जो सर ए वाला है ये दूर है, इस पे फोर्स कम लगेगा। यानी इस चार्ज के पास जो फील्ड है, उस फील्ड के अंदर हर पॉइंट पर एक अलग फोर्स की वैल्यू है, हर पॉइंट पर चार्ज को रखने पर एक अलग फोर्स लगता है। तो किस पॉइंट पे कितना फोर्स लगता है, उसकी स्ट्रेंथ को ही, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को ही, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, इसी चीज को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब स्ट्रेंथ किससे पता लगती है? ताकत किससे पता लगेगी? वो तो फोर्स से पता लगेगी। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो होता है फोर्स किस पे बेटा? जो लग रहा है टेस्ट चार्ज पे, क्योंकि लेके तो हम टेस्ट चार्ज को आ रहे हैं, डिवाइड बाय जिस चार्ज पे लग रहा है, और वो कौन सा बेटा? टेस्ट चार्ज। तो ये फॉर्मूला होता है बेटा किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब जैसे इस सिचुएशन में देखें, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो अगर मैं इस चार्ज की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना, तो फॉर्मूला क्या बनना? फोर्स जो इस पे लगेगा डिवाइड बाई ये वाला चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, ये काम का फॉर्मूला है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है फोर्स डिवाइड बाई चार्ज, फोर्स डिवाइड बाई चार्ज। फॉर्मूला भी जस्ट मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है? फोर्स डिवाइड बाय चार्ज। कौन सा चार्ज? जिस पे फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स? एफ फोर्स।
अच्छा, किस तरह की फिजिकल क्वांटिटी है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके ऊपर मैंने निशान बना दिया किसका? वेक्टर का। ये किस तरह की क्वांटिटी है? वेक्टर। और किसके इक्वल हुआ? अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो एफ वेक्टर, क्योंकि फोर्स भी एक वेक्टर है, डिवाइड बाई क्यू नोट। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो इसकी डायरेक्शन वही होगी जो एफ की है, सेम एज ऑफ फोर्स। जो फोर्स की वही इसकी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको मैंने कहा ये एक सोर्स चार्ज है, ये एक मेन चार्ज है, मतलब जिसने एक फील्ड बना रखा है, और ये मान लीजिए जैसे इसका फील्ड है, ये वाला बड़ा सारा इसका फील्ड है, और उस फील्ड के अंदर यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू नोट। अब देखिए ये प्लस वाला चार्ज जो है वो उस पर फोर्स लगाएगा ऐसे बाहर की तरफ, अगर ये भी प्लस का है तो बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स मान लीजिए एफ है। कितना है? एफ है। तो इस प्लस वाले चार्ज ने इस क्यू नोट पे बाहर की तरफ फोर्स लगाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? जो फोर्स की डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या लेंगे बेटा? बाहर की तरफ लेंगे। जिधर एफ उधर ई, डायरेक्शन समझ गए? ई की क्या? जो एफ की डायरेक्शन वही ई की डायरेक्शन। अब बात आती है कि इसका सर यूनिट बताएं कि जब हमें मेजर करना हो तो कैसे मेजर करें। अब फोर्स जो है आपको पता है, फोर्स को न्यूटन में मेजर किया जाता है, और नीचे चार्ज है, चार्ज को कूलम में मेजर किया जाता है, तो इसका यूनिट बन गया न्यूटन पर कूलम। क्या बना? न्यूटन पर कूलम। एक बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस यूनिट और है, हम आगे एक डेरिवेशन देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है पोटेंशियल डिवाइड बाय डिस्टेंस, लेंथ। तो पोटेंशियल को वोल्ट में लिखते हैं बेटा, डिस्टेंस को मीटर में लिखते हैं, तो वोल्ट पर मीटर भी यूनिट है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। दो यूनिट याद रखने हैं, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, दोनों ही इसके यूनिट है। अब बात आती है डायमेंशन फॉर्मूला बता दीजिए सर। डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेते हैं। न्यूटन है फोर्स, फोर्स का याद कर लीजिए क्या होता है? m1l1t माइनस का 2, ये होता है डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का। अच्छा, चार्ज का होता है बेटा A1T1, क्या होता है? A1T1। यहाँ से क्या होना देखिए, M1 एज इट इज, L1 भी एज इट इज। अब T ये वाला ऊपर चला गया तो माइनस के 3 हो गए, और A भी ऊपर चला गया तो माइनस का 1। सो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएं कैसे? अब अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास सोर्स चार्ज प्लस का है, सोर्स चार्ज प्लस का है, तो अगर उसके पास कभी भी टेस्ट चार्ज को रखोगी, तो टेस्ट चार्ज प्लस का ही लेने, जब भी टेस्ट चार्ज को रखोगी उस पर तो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, यहाँ रखोगे तो भी बाहर, यहाँ रखोगे तो भी बाहर, यहाँ रखोगे तो भी बाहर। यानी एक प्लस चार्ज की वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाते हो, ई की डायरेक्शन दिखाते हो, तो बेटा वो किस तरफ दिखाओगे? बाहर की तरफ दिखाओगे। किधर की तरफ दिखाओगे? बाहर की तरफ। क्यों? क्योंकि सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को तो बाहर धक्का मारेगा, और अगर आपका सोर्स चार्ज माइनस का है, नेगेटिव है, तो क्या होगा? अब टेस्ट चार्ज तो प्लस का ही लेने, उस पर अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, यहाँ रख दो तो भी अंदर की तरफ, यहाँ रख दो तो भी अंदर की तरफ। यानी एक नेगेटिव चार्ज के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाते हो तो किस तरफ दिखाओगे बेटा? आप अंदर की तरफ दिखाओगे। किस तरफ दिखाओगे? अंदर की तरफ। जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे लाइनों से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऐसे लाइनों से। अब ये लाइन बताती क्या है? ये लाइन बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। और ये पैरेलल बनाने का मतलब क्या होता है कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म फील्ड है। यूनिफॉर्म फील्ड मतलब यहाँ पर अगर मैं एक चार्ज को रखूं जितना फोर्स लगेगा, यहाँ पर रखने पर भी उतना फोर्स लगेगा, यहाँ पर रखने पर भी उतना फोर्स लगेगा, और यहाँ पर भी उतना फोर्स लगेगा। इट मीन ये फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म फील्ड है। कैसा फील्ड है बेटा? यूनिफॉर्म फील्ड। अब क्या करिए, अगर आप एक चार्ज को फील्ड में रख दो, चार्ज को फील्ड में रख दिया। अब मैंने अभी फील्ड बनाना सिखाया था, मैंने इस तरह से एक फील्ड बना दिया, ठीक है? आप देख सकते हैं ये जो लाइन है ये फील्ड की डायरेक्शन बता रही है, फील्ड की डायरेक्शन बता रही है। फील्ड उधर जा रहा है, इसका मतलब कि ये बाहर कहाँ से आता है? मैंने अभी बताया था कि प्लस वाले चार्ज, अगर सोर्स चार्ज प्लस का है तो बाहर, तो देख लिए, मान लेते हैं ये सोर्स चार्ज प्लस का है तो अभी तो बाहर आ रहा है, और माइनस के लिए क्या जाता है? अंदर की तरफ, तो मान लेते हैं मैं यहाँ पर माइनस का है, अंदर की तरफ आ रहा है। अगर मैं आपको बोल दूं कि आपने इसके अंदर यहाँ पर एक चार्ज रख दिया, क्या रख दिया आपने? एक चार्ज रख दिया, और वो भी मैंने किस तरह का चार्ज रखा? प्लस का टेस्ट चार्ज रखा। ये क्या है? प्लस का टेस्ट चार्ज। तो मुझे बताओ क्या होगा? ये प्लस का जो टेस्ट चार्ज है इस पे किधर की तरफ फोर्स लगेगा? तो ये प्लस वाला इस प्लस को धक्का मारेगा, ये माइनस वाला इसको खींचेगा, तो अल्टीमेटली देखोगे कि ये प्लस वाला ऐसे जाएगा, इसकी मोशन की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। यानी आप बोल सकते हो कि अगर आपके पास जो चार्ज है जिसको फील्ड में रखा वो प्लस का है, तो वो किधर मूव करेगा? मूव
अलोंग ई, मूव अलोंग ई, जिधर ई की डायरेक्शन है उधर ये प्लस का चार्ज आएगा। और अगर ये माइनस का चार्ज होता, अगर ये माइनस का चार्ज होता तो क्या होता? अब आप बताएं कि माइनस का चार्ज है तो प्लस वाला इसको इधर खींचेगा तो इस पे इधर की तरफ फोर्स लगता। तो आप क्या लिखें कि नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या करता है, मूव अपोजिट टू द फील्ड, अपोजिट टू फील्ड, फील्ड के अपोजिट मूव करते हैं। ये दो बातें आप याद रख लेना। अब किसी क्वेश्चन में सुना, जरा क्वेश्चन बनाता हूं इसे। आपको क्वेश्चन में बोला एक प्रोटॉन को, एक प्रोटॉन को आपने फील्ड के अंदर रख दिया किसी यूनिफॉर्म फील्ड में, तो मुझे बताओ वो प्रोटॉन किस तरफ जाएगा? अब प्रोटॉन पे तो सर प्लस का चार्ज होता है, और प्लस का चार्ज हमेशा जिधर ई है उधर ही जाता है, तो प्रोटॉन भी भाई किधर जाएगा? जिधर ई होगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैं बोल दूं कि अगर आपको कहा गया एक इलेक्ट्रॉन है, उसको आपने फील्ड के अंदर रख दिया, तो बताओ इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन माइनस का है, और माइनस के चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के कहा जाते हैं अपोजिट, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करेगा। समझ आया क्यों मूव करेगा अपोजिट? क्योंकि उधर की तरफ फोर्स लगा। अच्छा, अगर मैं आपको पूछ लूं कि मुझे बता सकते हो कि इस चार्ज पे जब फोर्स लगा तो उसके अंदर कितनी एक्सेलेरेशन आई, फॉर्मूला बना सकते हो? बिल्कुल। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है फोर्स बाय चार्ज। यहां से फोर्स का फॉर्मूला क्या बना? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आप फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये बन गया मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्यू ई। तो यहां से आपके पास फॉर्मूला बन गया किसका? एक्सेलरेशन का। क्या बना? क्यू इंटू ई डिवाइड बाय एम। तो इस फॉर्मूले से आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल सुनो। अब क्वेश्चन सुनना। मैंने आपको एक क्वेश्चन में कहा आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो भी कौन से वाला? यूनिफॉर्म। आपने उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पार्टिकल्स रख दिए, जिनमें एक तो है प्रोटॉन और दूसरा जो है वो है अल्फा पार्टिकल। एक प्रोटॉन रखा, एक अल्फा पार्टिकल रखा, दोनों को रख दिया। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया, आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा एक्सेलरेट करेगा, यानी कौन फास्ट मूव करेगा। क्यों मूव करेंगे? देखें, आपको थोड़ी देर पहले बताया कि फील्ड में जब भी चार्ज को रखेंगे तो फोर्स लगेगा। अब फील्ड में प्रोटॉन रखा है तो फोर्स लगेगा, अल्फा पार्टिकल रखा है तो भी फोर्स लगेगा। अब प्रोटॉन पे फोर्स प्लस का है, जिधर फील्ड है उधर फोर्स। ऐसे ही अल्फा पार्टिकल पे भी प्लस का चार्ज होता है, जिधर फील्ड उधर की तरफ फोर्स। मीन फोर्स की डायरेक्शन सेम है। अब आपको मैंने पूछा एक्सेलरेशन किसके अंदर ज्यादा आएगी। अब अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा कि एक्सेलरेशन होता है क्यू ई बाई एम, क्यू ई बाई एम, यानी एक्सेलेरेशन चार्ज पे और एक्सेलेरेशन मास पे और एक्सेलेरेशन फील्ड पे डिपेंड करती है। अब इस सिचुएशन में दोनों को सेम ही फील्ड में रखा है, यानी दोनों के लिए ई तो सेम है, इसको मैं भूल जाता हूँ। बारी आती है क्या कि चार्ज बाय मास पे डिपेंड किया। किस पे डिपेंड किया? चार्ज बाय मास। अब प्रोटॉन का चार्ज प्लस का ई, मास अगर मान लेते हैं मैं इसको एम ऑफ पी सिंपली लिख देता हूँ। अच्छा, अल्फा पार्टिकल का चार्ज इलेक्ट्रॉन से सॉरी प्रोटॉन से डबल होता है। अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्रोटॉन से डबल होता है, तो इसको मैं 2e लिख देता हूँ। अच्छा, मास 4 गुना ज्यादा होता है प्रोटॉन से, तो 4 टाइम्स ऑफ एम ऑफ पी। तो ये कितना है? ये आया हाफ ऑफ ई बाय एम पी। अब मुझे बताओ कि प्रोटॉन के लिए वैल्यू जो है वो है ई बाय एम पी, और अल्फा के लिए हाफ ऑफ ई बाय एम पी। ज्यादा किसके लिए? ज्यादा वैल्यू सर प्रोटॉन के लिए है, तो प्रोटॉन की एक्सेलेरेशन ज्यादा होगी। कम वैल्यू किसके लिए? अल्फा पार्टिकल के लिए, तो एक्सेलेरेशन किसकी कम होगी? अल्फा पार्टिकल की कम होगी। तो इस तरह से अल्फा पार्टिकल फील्ड में रखने पर कम एक्सेलेरेट होगा। कारण क्या? क्योंकि ये भारी है, इसका मास ज्यादा है, इस वजह से। एक वैरायटी का क्वेश्चन तो हुआ ये। एक और क्वेश्चन देखिए, आपको कहा कि एक फील्ड है कुछ इस तरह से, ऊपर की तरफ एक फील्ड है कुछ इस तरह से। आपको कहा गया कि उस फील्ड के अंदर एक प्रोटॉन रखा है। ठीक है, प्रोटॉन छोड़ो, मैंने कहा कि एक सिंपल चार्ज रखा है, मुझे नहीं पता प्लस का है माइनस का, सिर्फ आपको कहा कि उसको फील्ड के अंदर रखा है इस तरह से। और आपको कहा कि वो चार्ज है वो नीचे गिर नहीं रहा। चार्ज नीचे नहीं गिर रहा। बताओ चार्ज नीचे कब नहीं गिरेगा? जनरली चार्ज का कुछ मास है, तो आपको पता है mg फोर्स तो उसको नीचे की तरफ खींचता है, उसको नीचे लाना चाहता है। लेकिन मैंने कहा ये नीचे नहीं गिर रहा। बताओ किस केस में नीचे नहीं गिरेगा? अब आप देखिए किसके अंदर रखा है मैंने इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज रखा, अगर ये चार्ज प्लस का होता तो इस पे फोर्स लगता। किस तरफ? फील्ड की डायरेक्शन में, यानी ऊपर की तरफ फोर्स लगता। कितना?
अभी देखिए, अभी आपको फॉर्मूला बताया था, E होता है F बाई क्यू, तो यहाँ से F क्या है, Q इंटू ई, यानी अगर इस पे Q इंटू ई जितना फोर्स लगा, माना है मैंने कि अगर फील्ड इस पे इतना ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, mg इतना नीचे की तरफ लगाता है, और अगर ये दोनों वैल्यू में बराबर आ जाएंगे ना, ये चार्ज नीचे नहीं गिरेगा, ये एज इट इज रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। कब? जब mg और ये जो qe है ये दोनों बराबर आ जाए। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलता कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, अगर ये क्यू नेगेटिव का होता तो इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगता फील्ड के अपोजिट, mg भी नीचे, फोर्स भी नीचे, ये तो नीचे गिर जाता, यानी ये यहाँ पर एज इट इज ना रह पाता, तो इसको प्लस का होना सबसे ज्यादा जरूरी है, और ये कंडीशन लगी होनी चाहिए। अब इस पे बना सकते हैं न्यूमेरिकल, आपको मास की वैल्यू दे दे, जी आपको पता ही है, अगर आपको फील्ड दे दे तो चार्ज निकाल लें, चार्ज दे दे तो फील्ड निकाल लें, यानी इन दोनों में से कोई एक वैल्यू देखिए, दूसरी पूछी जा सकती है। अब एक क्वेश्चन और है, सोच के बताना, अगर मैं बोलता हूं कि आपके पास इस बार एक चार्ज है, वो भी माइनस का, इसका माइनस का, अब आपको कहा कि भैया इसका जो mg होता है वेट, वो तो नीचे की तरफ लगता है, mg तो हमेशा नीचे की तरफ लगता है, और मैं चाहता हूं ये नीचे ना गिरे, तो मुझे इस पे फील्ड लगाना पड़ेगा, ये फील्ड फोर्स लगाएगा, और अगर वो फोर्स इसके अपोजिट लग जाए तो ये नीचे नहीं गिरेगा। तो मुझे बताना है कि फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से लगाना पड़ेगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ लगाना पड़ेगा, क्या लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। ठीक है, आपने आंसर देना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जस्ट, ये है डाउनवर्ड के लिए डी लिखा, अपवर्ड के लिए यू लिखा, ये मैंने राइट लिख दिया, सॉरी लेफ्ट लिख दिया, और ये लिख दिया राइट। आपने डायरेक्शन बतानी है कि ऊपर से डाउन, अप टू डाउन, डाउन टू अप, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को नीचे गिरने से रोकना है तो उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाएगा फील्ड, तो फील्ड लगाना पड़ेगा, तो उस फील्ड की डायरेक्शन आपको मुझे बतानी है। ठीक है, तो इस तरह की एक वैरायटी मिल सकती है। एक कंसेप्ट और देखें, अगर चार्ज मूव कर रहा हो पहले ही, अगर आपको बोल दिया कि मेरे पास इस तरह से दो प्लेट है, एक प्लस का प्लेट है और एक माइनस का प्लेट है, प्लेट होने से क्या होगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से बाहर की तरफ होता है, माइनस के अंदर की तरफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से, और आपको कहा कि ऐसे दूर से एक चार्ज पार्टिकल है, वो इसके अंदर से ऐसे जा रहा था, इस इधर की तरफ मूव कर रहा था, यानी चार्ज पार्टिकल है ना, मूव कर रहा है इनिशियली, इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है यू, और आप उसको इस तरफ फेंक रहे हो, मतलब ये इसकी स्टार्टिंग की डायरेक्शन थी इस चार्ज पार्टिकल। अब बताओ क्या होगा, जैसे ही चार्ज पार्टिकल इस फील्ड के अंदर आया, जैसे ही यहाँ अंदर आया, अब सोचो जब ये चार्ज यहाँ पहुंचा, अब अगर ये चार्ज प्लस का है तो मुझे बताओ क्या होगा, ये प्लस वाला इस प्लस वाले को नीचे की ओर धक्का मारेगा, ये माइनस वाला खींचेगा, तो ये चार्ज सीधा जा पाएगा नहीं ना, ये चार्ज इस तरह से मूव करता करता इधर की ओर निकल जाएगा, यानी चार्ज पार्टिकल सीधा जा ही नहीं पाया, इसका जो पाथ है वो ऐसे कर्व में हो गया, कैसा हो गया, इस कर्व में हो गया, और ये जो इसकी पाथ बनेगी बेटा, आपने याद रखना है डायरेक्ट किस तरह की पाथ होती है, पैराबोलिक पाथ, कैसी पाथ होती है, पैराबोलिक पाथ, कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करता है उसकी पाथ होती है पैराबोलिक, क्या होती है, पैराबोलिक। ठीक है, अच्छा अब अगर ये प्लस का था तभी माइनस की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, और अगर ये माइनस का होता तो उधर प्लस की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता। एक चीज और इससे जुड़ी हुई जो आप डायरेक्ट याद रखें, क्या, ये चार्ज है इसका कुछ मास भी होगा। ठीक है, अब ये जो चार्ज बाय मास की रेशो, ध्यान देना, ये जो पार्टिकल एंटर किया इसके चार्ज बाय मास की रेशो जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा होगी उतना ही ये डिफ्लेक्ट होगा, मतलब इस लाइन से उतना दूर जाएगा, उतना ज्यादा उसका डिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा बेटा, उसका डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन आप समझे इस y की वैल्यू से, इसको मैं y लिखता हूँ, y ज्यादा कब होगा, जब q बाय m ज्यादा होगा। अब मैंने इसी से क्वेश्चन बना दिया, क्वेश्चन क्या बनाया, मैंने कहा कि आपके पास ऐसे दो पार्टिकल है, एक नंबर पार्टिकल, दो नंबर पार्टिकल, दोनों फील्ड में एंटर किए, और एक जो पार्टिकल है वो तो चला गया ऐसे, एक पार्टिकल चला गया ऐसे, और दूसरा जो है वो इधर की तरफ चला गया, समझ रहे हो, इनकी पाथ है, एक इधर चला गया एक इधर। आपको क्वेश्चन में मैंने पूछा पहले तो कि मुझे बताओ ये जो एक नंबर है इस पे किस तरह का चार्ज है, बोले सर एक नंबर प्लस वाली प्लेट की ओर भागा है तो इस पे चार्ज नेगेटिव होगा, बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा दो नंबर वाले पे चार्ज कौन सा है, सर दो नंबर वाला माइनस की प्लेट की तरफ भागा है तो प्लस का चार्ज होगा। अच्छा एक क्वेश्चन तो था ये। दूसरा, इन दोनों में से किसकी चार्ज बाय मास की रेशो ज्यादा है, क्यू बाय एम किसका ज्यादा है,
और अभी भी सिखाया जो ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ। अब मुझे बताओ 1 नंबर और 2 नंबर में से जल्दी उधर कौन गया, ज्यादा डिफ्लेक्शन किसका हुआ? बोलोगे सर ये 1 नंबर वाला इधर जाना चाहिए था, देखो कितना डिफ्लेक्ट हो गया, इतना दूर चला गया। और ये वाला देखो सर, ये तो सिर्फ थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ, डिफ्लेक्शन ज्यादा 1 नंबर वाले में है, तो यानी 1 नंबर वाले का Q/M क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपने इससे याद रखना है। अगर आपको बोल दें सर आपके पास एक चार्ज है, इकलौता चार्ज है, उसने अपने चारों ओर फील्ड बना रखा है, उस फील्ड में हर पॉइंट पर वो एक अलग फोर्स लगाता है, नजदीक वाले पॉइंट पे ज्यादा फोर्स लगाएगा, दूर वाले पॉइंट पे कम फोर्स लगाएगा, तो क्या सर हम कोई फॉर्मूला बना सकते हैं जिससे हम बता पाए कि 5 मीटर रखने पर इतना फील्ड है, 2 मीटर पर रखने पर इतना है? बिल्कुल हाँ। अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है और उससे किसी भी r डिस्टेंस पर ये कोई दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर फील्ड निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है E, यानी फील्ड किसके इक्वल होगा, K, यानी 1/4πε0। ये जो चार्ज जिसने फील्ड बनाया डिवाइड बाय जिस पॉइंट पे पूछ रहा है, और ये पॉइंट कितना दूर है, यहाँ से ये r डिस्टेंस पे है, तो डिवाइड बाय r स्क्वायर। आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो K, छोटा k, ये पूरा छोटा k होता है, आपको पता है, Q/r स्क्वायर। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी पे चर्चा भी करेंगे। अब वेक्टर फॉर्म में लिखना है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। और आप देखिए मैंने बताया था जिस तरफ फोर्स लगेगा उस तरफ फील्ड। अगर मैं यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखता हूँ तो उस पर बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, क्योंकि प्लस वाला प्लस को तो बाहर धक्का मारता है, तो फील्ड की डायरेक्शन भी कहाँ, बाहर की तरफ। तो वेक्टर क्वांटिटी लिखिए के तो एज इट इज, क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और बस यहाँ लिखते आर कैप। आर कैप का मतलब जिधर आर है, आर बाहर है, देखें इसको मैं ओरिजिन बोलता हूँ, तो ओरिजिन से ये पॉइंट बाहर की तरफ है, ये वाला पॉइंट इधर की तरफ है, ठीक है, इसकी लोकेशन इधर है, तो फोर्स भी तो इस तरफ लग रहा है, तो ई की डायरेक्शन आप आर कैप से दिखा सकते हो। तो इस तरह से इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है। कई बुक्स वाले थोड़ा सा क्या करते हैं, अगर इसको एग्जैक्टली लिखना है, ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू, ध्यान देना यहाँ पर स्टेप को, आर स्क्वेयर को यहाँ बना देते हैं आर क्यूब। ध्यान देना जब इसको आर क्यूब बनाएंगे तो इसको आर वेक्टर लिख देंगे, कैप नहीं लिखेंगे। अब इस आर वेक्टर और कैप में क्या फर्क होता है, कैप लिखने का मतलब होता है ओनली डायरेक्शन, और आर वेक्टर लिखा यानी पूरे आर वेक्टर की पोजीशन वेक्टर की वैल्यू आ गई। तो अगर आर वेक्टर लिखना है तो नीचे क्यूब लिखा होना चाहिए, और अगर आर कैप लिखा है तो नीचे आर स्क्वायर। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन बनता है सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट से, और इंपॉर्टेंट पॉइंट तभी पता होगा जब आपको फॉर्मूला याद होगा। तो पहला क्या, डिपेंडेंस ऑन टेस्ट चार्ज। क्या सर ये जो ई की वैल्यू है क्या ये टेस्ट चार्ज पे डिपेंड करती है? तो ढूंढो इसके फॉर्मूले में, क्या इसके फॉर्मूले में कहीं पर भी क्यू नोट टेस्ट चार्ज लिखा आ रहा है? नहीं ना, तो बिल्कुल टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, ई की वैल्यू टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। फिर क्या वो सोर्स चार्ज पे डिपेंड करती है? क्या इसके फॉर्मूले में सोर्स चार्ज है? सर बिल्कुल है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू के, जितना बड़ा सोर्स चार्ज लोगे उसका फील्ड उतना ज्यादा होगा, छोटा सोर्स चार्ज लोगे उसका फील्ड उतना कम मिलेगा। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिस्टेंस पे डिपेंड करती है? क्या चार्ज जो है ये सोर्स चार्ज, आप इसके पॉइंट पास पॉइंट ए बना दो, पॉइंट बी बना दो, पॉइंट सी बना दो, पॉइंट डी बना दो, क्या हर पॉइंट पे ई सेम होगा? नहीं ना, जैसे जैसे ए से बी जा रहे हो डिस्टेंस बढ़ रहा है, आर इंक्रीज हो रहा है, तो क्या ई भी सेम रहेगा या इंक्रीज होगा? तो अभी अभी फॉर्मूले में देखें ई जो हुआ करता था वो था के क्यू बाई आर स्क्वेयर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के स्क्वेयर के इनवर्सली है, ये इंपॉर्टेंट है। एक चार्ज से जितना ज्यादा दूर होगे वहां पर फील्ड उतना कम होगा, जितना नजदीक आओगे यानी आर कम होगा तो फील्ड ज्यादा होगा, ठीक है, आर कम तो ई ज्यादा, आर ज्यादा तो ई कम। साथ ही साथ आपको बोल दे ग्राफ बना के दिखाओ सर, तो ई अगर मैं इस एक्सिस पे बनाऊं, आर इस एक्सिस पे बनाऊं, तो इनका जो ग्राफ होता है बेटा वो इस तरह से होगा, क्या होगा, इस तरह से कर्व होगा ना, इस तरह से। इनवर्सली का ग्राफ हमेशा इस तरह से बना होता है, बना लीजिए। और अगर आपको कह दिया जाए कि ग्राफ आपका ई और 1/r² के बीच में बनाओ, तो ये 1/r² पूरा फैक्टर जो है ये तो डायरेक्टली है, देख लीजिए ई और ये, तो इनका ग्राफ होगा एकदम सीधी लाइन ऐसे, ठीक है, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। अब टाइप ऑफ सिमेट्री, इसका मतलब क्या है, अब एक सोर्स चार्ज है ये, इससे मैंने एक कोई पॉइंट बनाया जो ठीक इससे 1 मीटर दूर है, और इधर की तरफ भी मैंने एक पॉइंट बनाया जो कि 1 मीटर दूर है, इधर की तरफ भी मैंने एक पॉइंट बनाया जो कि 1 मीटर दूर है, इधर भी बनाया 1 मीटर दूर पे। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बना लिए, और उन सब पॉइंट्स की खास बात क्या थी, वो सारे के सारे सोर्स चार्ज से 1 मीटर के डिस्टेंस पे थे।
सारे के सारे क्या थे, सोर्स चार्ज से 1 मीटर की डिस्टेंस पे। और अगर इन सबको मैं मिलाता हूँ तो आप मुझे खुद बता सकते हो कि इसका शेप कैसा होगा। बोलेंगे सर इसका जो शेप बना वो एक स्फीयर के जैसे बना, एक गेंद जैसे। अगर चार्ज, ये टेस्ट चार्ज है, इसके पास यहाँ पर 1 मीटर मान लीजिए ये है, यहाँ पर जितना फील्ड है, यहाँ पर भी 1 मीटर पे, यहाँ भी 1 मीटर पे, यहाँ भी 1 मीटर पे, इसके चारों ओर एक ऐसे स्फीयर बन गया। उस स्फीयर के ऊपर हर जगह ई की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, सेम मिल रही है। क्यों मिल रही है सेम? क्योंकि डिस्टेंस सबका सेम है। तो इस तरह से ई की वैल्यू सेम मिल रही है, तो किस शेप के अंदर मिल रही है? सर स्फीयर के शेप में। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस शेप का होता है बेटा? स्फेरिकल सिमेट्री का होता है। स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री का मतलब कि स्फीयर के शेप में उसकी वैल्यू सिमेट्रिक होती है, कांस्टेंट होती है। अब इसके बाद बारी आती है कि सर पॉजिटिव चार्ज के लिए ई की डायरेक्शन। थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो टेस्ट चार्ज तो हमेशा प्लस का ही लेना है, तो उसको ये बाहर की तरफ भगाएगा, तो फील्ड प्लस के लिए हमेशा बाहर की तरफ दिखाते हैं। और अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो फील्ड उसके लिए कहाँ दिखाते हैं बेटा? अंदर की तरफ। कहाँ दिखाते हैं? अंदर की तरफ। क्लियर? अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं एक और कंसेप्ट, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिससे बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड को और अच्छे से समझने के लिए हम यूज करते हैं लाइनों का। हम लाइंस बनाते हैं ताकि हम समझ पाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह का है और ये लाइन बताता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक सिंगल चार्ज है और उसके पास आप यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज को रखते हो, तो बताओ क्या होगा? ये प्लस का उस प्लस को रिपेल करेगा, फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगाएगा तो ये क्या करेगा? ये ऐसे बाहर की तरफ मूव करेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि ये जो चार्ज है ये किस तरफ जा रहा है। बोले सर इधर जाएगा, तो मैंने उसकी पाथ को, उसके रास्ते को ऐसे बना दिया, किससे? एक ऐसे इमेजिनरी लाइन से, और उसके ऊपर मैंने एरो लगा दिया। ये एरो बता रहा है कि चार्ज इस लाइन के ऊपर इस तरह से मूव करेगा। फिर मैंने कहा कि अगर मेरा टेस्ट चार्ज यहाँ पर होता, अगर टेस्ट चार्ज यहाँ होता तो क्या होता? तो सर ये वाला प्लस वाला इस पे फोर्स लगाता तो ये चार्ज इस लाइन के ऊपर मूव करेगा, यानी ऐसे बाहर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ। फिर से आपने एक लाइन बना दी। अच्छा आपको बोलता हूँ कि एक टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखा तो क्या होगा? सर ये प्लस वाला इस पे जब फोर्स लगाएगा तो ये ऐसे बाहर की तरफ मूव करेगा, तो यानी मैंने एक फिर से लाइन बना दी और ऊपर एरो लगा दिया। एरो बता रहा है कि ये किधर मूव करेगा। तो इस तरह से एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, बिल्कुल हाँ, टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाता है। और अगर वो टेस्ट चार्ज फ्री है मूव करने के लिए, तो बिल्कुल मूव करेगा। और अगर वो मूव करता है तो उसका कोई पाथ होगा, वो पाथ स्टेट भी हो सकता है, जैसे इस एग्जांपल में स्टेट था। अगर मैं बोलता हूँ एक प्लस का चार्ज भी है और एक माइनस का चार्ज भी है, और यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज को रखता हूँ, तो आप बोलेंगे कि सर ये जो प्लस वाला है ये तो इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, माइनस वाला इधर की तरफ लगाएगा। रिजल्टेंट क्या होगा? दोनों की रिजल्टेंट की वजह से ये जो चार्ज है कुछ इस तरह से मूव करेगा, कर्व में मूव करेगा, तो यानी इसका पाथ कर्व भी हो सकता है। ठीक है, एक टेस्ट चार्ज पे जब फील्ड में फोर्स लगता है तो उसका पाथ स्टेट भी हो सकता है, उसका पाथ कर्व भी हो सकता है। और उसी पाथ को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं किनका? इमेजिनरी लाइंस का। किनका यूज करते हैं बेटा? इमेजिनरी लाइंस का। जो कैसी हो सकती हैं? जो भी मैंने कहा, स्टेट भी हो सकती है, सीधी भी हो सकती है, वो कर्व भी हो सकती हैं। और इन्हीं स्टेट या कर्व इमेजिनरी लाइंस को ही क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। क्या? अगर मैं आपको बोलता हूँ ये जो लाइन है, ये जो पाथ है, इस पाथ पे मैं टेंजेंट बनाऊं। टेंजेंट क्या होता है? जो किसी सिंगल पॉइंट पे टच करके जाए। अब ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे सिंगल पॉइंट पे टच करना है तो इसका टेंजेंट भी यही होता है। स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट वही होता है, खुद होता है। तो टेंजेंट इधर की तरफ आया, यानी इधर की तरफ फोर्स लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, यानी इसका टेंजेंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है। अच्छा अगर लाइन कर्व है, जैसे ये लाइन कर्व थी, इस कर्व लाइन के ऊपर मैंने यहाँ पर इस जगह एक पॉइंट बनाया और मैंने आपसे पूछा कि जब ये चार्ज इस पॉइंट पर था उस टाइम इसके फील्ड की डायरेक्शन क्या थी? तो आप क्या करते हो? यहाँ पर एक इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करते हो। क्या ड्रॉ करते हो बेटा? टेंजेंट। तो ये टेंजेंट बताता है कि जब चार्ज यहाँ पर था तो फील्ड की डायरेक्शन ये थी। एक लाइन और बनाता हूँ। अगर मान लीजिए एक फिर से मैंने लाइन बनाई किसी के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से बनाई, और मैंने कहा ये पाथ है, एक चार्ज इस रास्ते से ऐसे जा रहा है। मैंने कहा चार्ज जब इस जगह पर पहुंचा था तब उस टाइम फील्ड क्या था? बोलेंगे सर इस पॉइंट का टेंजेंट लो, इस पॉइंट का टेंजेंट है ये, यानी ये बताएगा कि इस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन ये थी। अच्छा अगर चार्ज यहाँ पर पहुंचा तो सर टेंजेंट इस पॉइंट का कुछ अलग है, ये है इस पॉइंट का टेंजेंट, ये वाला। ये क्या इंडिकेट करेगा? ये इंडिकेट करेगा कि चार्ज जब यहाँ पर पहुंचा फील्ड ये है। दूसरी खास बात क्या पता लगी कि इन लाइंस के ऊपर किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट बना दो
वो टेंजेंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देते हैं, वो टेंजेंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दो डेफिनेशन बनी, पहली क्या, ये वो इमेजिनरी स्ट्रेट या कर्व लाइंस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, जो बताती है कि चार्ज किस तरफ मूव करेगा। दूसरा, इन लाइंस के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप टेंजेंट बनाओ, वो टेंजेंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है, वो टेंजेंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। तो ये है बेटा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या। अगली वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करेंगे, किनके लिए, अलग अलग चार्जेस के लिए, एंड साथ ही साथ उसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे और डाइपोल के कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और किसी भी तरह का सजेशन है बिल्कुल वो भी बताएं, और इस परिवार को लगातार बढ़ाते जाएं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, जय हिंद, जय भारत।